नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे होती है। साथ ही साथ अगर बात करें कि खेत या प्लॉट या घर या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो इसकी रजिस्ट्री कैसे करवाएं, सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। यानी रजिस्ट्री कराने से पहले और रजिस्ट्री कराने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपने रजिस्ट्री कराई किसी खेत की या किसी ज़मीन की, तो वहाँ पे आपको क्या दाखिल खारिज कराना ज़रूरी है, दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, आपके सभी प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके जो कि रजिस्ट्री कराने के शहरों के कई शहरों के सबके अलग अलग नियम हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है, ज़मीन की रजिस्ट्री क्यों करवाते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं, वह ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करें ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे करवाएं। जैसा कि आप जानते हैं, ज़मीन एक व्यक्ति की ज़िंदगी का एक अनमोल हिस्सा होता है, जिसके लिए वह अपनी जीवन की महत्वपूर्ण कमाई का निवेश करता है। यानी अगर हम बात करें तो ज़मीन को खरीदने के लिए आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति को ज़मीन खरीदने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि कोई घर बनाने के लिए ज़मीन लेता है, तो कोई उस ज़मीन पर व्यापार करने के लिए लेता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी ज़मीन को वैध तरीके से अपने नाम कैसे करवाएं। इसके लिए कोई व्यक्ति को खरीदी हुई ज़मीन यानी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। तो इसके लिए भारत में हर राज्य में अलग अलग नियम कायदे हैं। ठीक है। तो यानी अगर कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो जिस भी प्रदेश से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस प्रदेश से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ किस तरह से रजिस्ट्री कराते हैं, अगर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ हम प्रश्न करेंगे सबसे पहला कि ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है। तो अगर हम बात करें, भारत में ज़मीन रजिस्ट्री का एक कानूनी प्रक्रिया है। यानी यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको आप अगर कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना होता है, जिसकी सहायता से ज़मीन का खरीदार खरीदी हुई ज़मीन के जो कि ज़मीन के पहले मालिक का दस्तावेज से नाम हटाकर अपना नाम दर्ज करवाता है। यानी मान लीजिए कि ए नाम के कोई व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इनके पास कोई ज़मीन है। अब ए जो हैं इस ज़मीन को बेच देते हैं बी के नाम, ठीक है। तो अब जो ज़मीन ए की ज़मीन है और उसकी खतौनी में ए का नाम है, यानी ज़मीन का एक खाता होता है जिसे खतौनी कहा जाता है। उसमें उस ज़मीन का पूरा डाटा रहता है कि ज़मीन कितनी हेक्टेयर है, ज़मीन किनके नाम है, ज़मीन में क्या कोई लोन है कि सीसी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूरा डाटा रहता है। तो वो जो ज़मीन होती है, अगर ए का नाम है तो उस ज़मीन का नाम, उस जो खाते में उनका ए नाम है, ए का नाम है, उसको काट करके अब बी का नाम चढ़ा देना ही रजिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि रजिस्ट्री क्या होती है। यानी जो भी ज़मीन है, जो पहले मालिक था उस ज़मीन का नाम हटाकर अब नए मालिक का नाम चढ़ा देना ही रजिस्ट्री कहा जाता है। अब बात करेंगे कि ज़मीन की वैल्यू कैसे निर्धारित करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे विवाद भी हो जाते हैं, बहुत सारे ज़मीन से संबंधित बहुत सारे झगड़े लड़ाई भी हो जाते हैं अगर ये ज़मीन की वैल्यू अगर निर्धारित नहीं की गई हो। तो भविष्य में आप जो भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्री करवाने से पूर्व आप यह सुनिश्चित जरूर कर लें कि उस ज़मीन की मार्केट वैल्यू कितनी है। यानी अगर हम बात करें तो जहाँ भी हर एक प्रदेश के लिए जैसे कि सुविधा के अनुसार अगर ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे कि मार्केट में है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर किसानी खेती करने के लिए है तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मार्केट वैल्यू उसकी ज़मीन की पता कर लेनी है। साथ ही साथ यह भी पता कर लेना है कि उस क्षेत्र में ज़मीन जो है कि सरकारी मूल्य कितना है। सरकारी मूल्य आपको ज़रूर पता करना है। और इसके बाद आप अपने दस्तावेज़ों को तैयार रखें, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी पेपर कहा जाता है। और ये स्टाम्प ड्यूटी पेपर जो होता है ये एक सरकारी
दस्तावेज होता है। अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है, मान लीजिए आपने ज़मीन खरीद लिया है और स्टाम्प ड्यूटी पेपर में आपने पूरा बाकायदा उनका बयान लिखवा लिया है, अगर बाद में ज़मीन में कोई लफड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो ये स्टाम्प ड्यूटी पेपर का आप एक सरकारी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ बात करेंगे स्टाम्प ड्यूटी पेपर कैसे बनवाएं। तो यह पेपर एक तरह का ज़मीन के मालिक के लिए सबूत होता है। क्या होता है? एक सबूत होता है। ज़मीन के खरीदार को यह पेपर खरीदने होते हैं। यानी स्टाम्प ड्यूटी पेपर जो होता है वो ज़मीन का जो खरीदार है उसको ये खरीदना होता है, जिसके लिए उसे कोर्ट जाना होता है और इस पेपर के मूल्य हर राज्य के हिसाब से अलग अलग तय किए जाते हैं। ज़मीन खरीदते समय इन कागज़ों को नज़रअंदाज ना करें। यानी जो ज़मीन ये आप ले रहे हैं उसको आपको उसको स्टाम्प ड्यूटी पेपर पे लिखवाना ही है सारा कुछ। ठीक है। मान लीजिए भविष्य में आगे कोई लफड़ा हो जाता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोर्ट में आप इसको पेश कर सकते हैं। अगर इसे आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो अगर आप तहसील में नहीं मिल पा रहा है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इसको मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। देखिए, पहला मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। पहला, ज़मीन की वैल्यू निर्धारित करनी है। दूसरा है स्टाम्प ड्यूटी पेपर आपको बनवाने हैं। तीसरा है ज़मीन खरीदने और बेचने से संबंधित कागज़, यानी वो कागज़ जिसके नाम, मान लीजिए जो ज़मीन है वो उसकी और जिनके नाम होनी है उनके कागज़। ज़मीन के रजिस्ट्री के अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो इसके दौरान आपको वकील से संबंधित, यानी वकील से संपर्क करना है और उससे संबंधित कागज़ को तैयार करवाना है। जिस भी ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उसमें आप विक्रेता यह लिखेगा, यानी स्टाम्प ड्यूटी पेपर पे यह लिखेगा कि ये ज़मीन पूर्ण रूप से मैं जिनके नाम कर रहा हूँ उनका नाम होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें सारी चीज़ें, कितना पैसा दे रहे हैं, किनके नाम दे रहे हैं, कितनी ज़मीन है, कितने हेक्टेयर में दे रहे हैं, और साथ ही साथ उसकी पूरी रकम वहाँ पे दर्ज कराई जाएगी। साथ ही साथ उसके 2 गवाह भी वहाँ पे रहेंगे, उनका भी नाम उसमें दर्ज होगा और बाद में उनका थंब इम्प्रेशन और उनका फ़ोटो भी लगेगा। ठीक है। तो यानी कागज़ आपको पूरी तरह से तैयार करवाने हैं। वो आप अपने जो कि वकील से संपर्क कर सकते हैं, वो पूरा डाटा आपको प्रोवाइड करा देगा। अब चौथी बात अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रार, यानी सब रजिस्ट्रार करेगा रजिस्ट्री। अब ये क्या है? सारी प्रक्रिया करने के बाद, यानी आपको ज़मीन बेचने से जुड़े सभी दस्तावेजों यानी कागज़ों को लेकर रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाना होगा। इस दौरान ज़मीन बेचने वाले और खरीदने वाले व्यक्ति को एक साथ वहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा। साथ ही में 2 अन्य अगर बात करें तो गवाह के तौर पर 2 व्यक्तियों को ले जाना पड़ेगा जो कि उनके सामने सारी प्रक्रिया कराई जाएगी। इन दोनों गवाहों के पास सरकारी तौर पर अगर हम बात करें तो इनके पास पहचान पत्र होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो सकता है। और ये रजिस्ट्रार के पास सभी कागज़ों को जमा करने के बाद आप इस बात की पुष्टि मिलेगी आपको कि यहाँ पे एक आपको रसीद के तौर पर दिया जाएगा जिसे आप भविष्य में संभाल कर रखेंगे। यही आपकी एक रजिस्ट्री जो कि कागज़ के तौर पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। अब 5वां काम क्या है इसमें कि आपको रजिस्ट्री के पेपर्स उनसे मिल जाएंगे। सभी चरणों, यानी जो 4 चरण हमने बताया उसको कंप्लीट होने के बाद ये 5वां चरण जो होगा आपका रजिस्ट्री का होगा, जिन्हें अगर अब देखा जाए तो ये रजिस्ट्रार द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि ज़मीन खरीदने के लिए आप अस्थायी तौर से सही हकदार बन चुके हैं। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद अपनी ज़मीन से जुड़ी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और ज़मीन के नाम आपके हो जाएगी। यानी रजिस्ट्री कराने से आपके दस्तावेज जो कि मिल जाएंगे आपको 10-15 दिन में, या उसी दिन में दूसरे तीसरे दिन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण अगर हम बात करें दस्तावेज के बारे में, तो रजिस्ट्री की कुछ ऐसे ज़रूरी दस्तावेज होते हैं जिनको आपको फ्रॉड या केस से बचाया जा सकता है। वो होता है महत्वपूर्ण स्टाम्प ड्यूटी पेपर। तो स्टाम्प ड्यूटी पेपर आप ज़रूर ही बनवाएं। ठीक। और यहाँ पे ज़मीन को बेचते समय व्यक्ति को अपने सभी अंगुलियों के निशान देने होते हैं। यानी जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उसके सभी पांचों अंगुलियों के निशान होते हैं, उसमें फ़ोटो लगा होता है आपका और आपके सिग्नेचर होते हैं। ठीक। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं।
अब अगर हम बात करें कि अगर किसी बात से जैसे फ्रॉड हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ताकि फ्रॉड आपके साथ ना हो। तो सबसे पहले आपको हो कि ज़मीन खरीदना और बेचना एक बड़ी सावधानी का कार्य होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि इसको बहुत ही सतर्कता से किया जाता है। और आप डीलर से बचें, यानी झूठे फ्रॉड जो डीलर होते हैं उनसे बचें, उनसे ज़मीन लेना नहीं तो आप ठगे जा सकते हैं। दूसरा, विज्ञापनों पर आप विश्वास ना करें। विज्ञापनों में भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में आपको बताए जाते हैं कि बहुत सस्ती ज़मीन मिल जाएगी, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे उनसे बचना है। दूसरा, अगर बात करें तो नकली वकीलों से भी बचना है, यानी अगर ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आप एक वकील की आवश्यकता होती है तो वकील को आपको ध्यान रखना है, ऐसे वकील को आपको लेना है जिसकी छवि अच्छी हो, यानी फ्रॉडगिरी ना किया हो। तो आपको मार्केट में पता करना है कि जिस भी वकील से आप ये काम करवा रहे हैं क्या उसने कोई धोखाधड़ी वाले काम तो नहीं किए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन पर आप पहले जाएं, उस ज़मीन पे, उस लोकेशन पे ज़रूर जाएं जहाँ पे ज़मीन है, उस ज़मीन को देखें, साथ ही लेखपाल या पटवारी से ज़रूर मिलें, उस ज़मीन का पूरा डाटा लें, उसके आसपास की जितनी भी ज़मीन है उनका भी ब्यौरा लें और उन ज़मीन के जो मालिक हैं उनसे मिलें कि ये जो आपके बगल में ज़मीन जो मैं खरीद रहा हूँ इससे कोई लफड़ा तो नहीं है, किसी प्रकार का विवाद नहीं है, किसी प्रकार का उसमें लोन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ध्यान देनी है। थर्ड बात यह है कि आप जब ज़मीन कर लेते हैं, यानी रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तो उसके बाद आपको सबसे पहले कराना होता है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मतलब मैं आपको बता दूं, तो दाखिल खारिज का मतलब होता है पहले खारिज किया जाएगा फिर दाखिल किया जाएगा, यानी जो पुराने मालिक थे उनका नाम काट करके उस डॉक्यूमेंट्स में नए मालिक का नाम डाल देना ही दाखिल खारिज कहलाता है। अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो जो ज़मीन है, जो पहला मालिक है, पहले उसका मालिक था, उस ज़मीन पे उसका हक बना रहेगा। ठीक है, यानी उस ज़मीन को वो बेच भी सकता है फिर से। इसलिए रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको दाखिल खारिज जरूर करवानी है, जो कि आपका 45 से 90 दिन के अंदर आपको वो करवा लेनी है। ठीक है, अगर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, रजिस्ट्री करने के बाद अगर दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो अगर आप ज़मीन खरीद भी लिए हैं, पैसा भी दे दिए हैं, तो उसके बाद वो मुकर सकता है, वो आपको केस कर सकता है। लेकिन एक ज़रूरी बात और मैंने आपको बताया था, वो है कि स्टाम्प पेपर पे आपका पूरा डिटेल होना चाहिए, यानी जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं उसके बारे में आप पूरा बाकायदा लिखे रहें। उससे भी आप केस लड़ सकते हैं लेकिन विवाद पैदा हो जाएगा, इसलिए आपको दाखिल खारिज करवाना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, आने वाले समय में अगर दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो उस पर विवाद बढ़ सकता है। तो अगर आपने खरीद भी लिया है तो आप बेच नहीं पाएंगे, दूसरा उसका मालिकाना हक बना रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।